इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है और इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। इन लोगों को शहर छोड़कर जाने के लिए कहा गया है। तो इजराइल का कहना है कि ये जवाबी कार्रवाई अभी शुरू हुई है, हमास को खत्म करके बंद होगी। वहीं अमेरिका ने भी इजराइल को समर्थन दिया है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी समर्थक हमास ने अचानक इजराइल पर रॉकेट दागे थे और घुसपैठ की थी। हमास ने इजराइल के साथ ऐसी बर्बरता की जिसकी पूरी दुनिया ने निंदा की है। हालांकि दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो इस पर अलग राय रखते हैं। खेमेबाजी इस मुद्दे पर दिखाई दे रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है तो अमेरिका ने उनका खुलकर समर्थन किया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया है। हालांकि पुतिन ने कहा कि इजराइल पर हुए हमास के हमले को एक खतरनाक कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो हमास इजराइल युद्ध पर दुनिया के देश बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से सभी देशों की इस युद्ध को लेकर, इस जंग को लेकर अपनी अपनी राय है और अपने तरीके से सभी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेतन्याहू की चेतावनी गाजा पट्टी में रहने वाले क्षेत्रों को कि 24 घंटे के भीतर आप इस क्षेत्र को, इस एरिया को खाली कर दीजिए। वहीं दूसरी तस्वीर आप ये देखिए, हमास का अब खात्मा होगा, इसकी जो कसम है वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खा चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं कि अब हमास को खत्म करना है, इसका खात्मा करना है। वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए, इजरायली कार्रवाई पर व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई, बयान सामने आया। हालांकि उन्होंने जो हमास की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया उसकी निंदा जरूर की है, लेकिन अब इजराइल जिस तरीके से हमास के खात्मे की कसम खा चुका है, इसको लेकर निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग को और तेज कर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना गाजा पट्टी में प्रवेश कर चुकी है और हमास के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको यह बता दें कि जिसमें इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमास को कड़ा संदेश दिया है। तो 24 घंटे में शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। जवाबी कार्रवाई अब शुरू हुई है, ऐसा कहना है, ऐसा मानना है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। तो गाजा पर हमले का ये शुरुआती चरण है, यानी कि अभी शुरुआत हुई है। तो सोचिए कि अंत इसका किस तरीके से होने वाला है। तो हमास को खत्म करने के बाद ही हम दम लेंगे और कसम खाई हुई है कि हमास को खत्म करके ही रहेंगे। इजराइल और हमास के बीच जंग अब और तेज हो गई है और युद्ध का, जंग का ये 8वां दिन है। तो गाजा में रहने वाले लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है, चेतावनी दी गई है कि आप क्षेत्र को खाली कर दीजिए। अभी कुछ दिन पहले ये भी खबर सामने आई थी कि इजराइल ने अपने रिजर्व 3 लाख सैनिकों को भी जमीन पर उतार दिया है। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये युद्ध, ये जंग लंबे समय तक चलने वाली है। तो हमास को खत्म करके ही बंद होंगे हमले, ऐसा कहना है, ऐसा मानना है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। लेकिन इस युद्ध को लेकर, इस जंग को लेकर पूरी दुनिया अपनी राय को लेकर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इस मुद्दे पर खेमेबाजी दिखाई दे रही है। कुछ देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं इस्लामिक मुल्क सीधे तौर पर हमास का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध हर एक नए दिन के साथ पूरी दुनिया के लिए खतरे की दस्तक बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक इजराइल को अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मुल्क का समर्थन है, जबकि गाजा के पक्ष में ईरान और रूस जैसे देश लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसी बीच इजराइल ने संकल्प लिया है कि वह हमास को नेस्तनाबूद किए बिना नहीं रुकेगा। इजराइल और हमास का युद्ध अब जमीनी आक्रमण की तरफ लगातार बढ़ रहा है। उधर हमास के साथ साथ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके भी हमास के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। चलिए आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट राज काद्यान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज काद्यान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। थैंक यू। राज काद्यान जी, आप अब इस जंग को, इस युद्ध को किस तरफ जाता हुआ देख पा रहे हैं, किस मोड़ पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी इजराइल ने ऐलान किया है कि वो लैंड ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे। एयरफोर्स बॉम्बिंग से आप जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। अपना उद्देश्य
जो हमास को बर्बाद करने का है वो हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि एयरफोर्स जब बॉम्ब करते हैं पायलट, वो कंक्रीट की दीवार के अंदर देख नहीं सकता, उसके लिए लैंड ऑफेंसिव जरूरी है। लैंड ऑफेंसिव में टाइम लगेगा, उसमें कैजुअलिटीज बहुत होंगी। अगर हम इतिहास को याद करें, मोसुल 1900 जब भी मोसुल का ऑफेंसिव लॉन्च किया था आईसिस के खिलाफ, उसको जीतने में 9 महीने लगे थे। मोसुल 11,000 कैजुअलिटी हुई। इजराइल ये जानते हुए भी शायद यहाँ इजरायली आर्मी इराक की आर्मी से बेहतर है, हालांकि हथियार तो वहां भी अमेरिकन थे, तो इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लंबा अरसा लगेगा। मोसुल सिर्फ 11 लाख की आबादी थी, ये तो 22 लाख की आबादी है। तो लेकिन इजराइल करेगा, क्योंकि नेतन्याहू की पर्सनल मजबूरी है जी। वो अपने खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जो जेल से बचने के लिए वो ये लैंड ऑफेंसिव करेंगे ताकि वो वार हीरो बन जाएं। लेकिन मेरा मानना है आजकल के हमास के जो फाइटर है वो कौन है? वो 1986 और 93 के बीच में जो इंतफादा, जो अपराइजिंग हुई थी, ये उसकी पैदाइश है। तो आजकल के बच्चे जो अपने माँ बाप खो चुके हैं, जो चोट खाए हॉस्पिटल में बैठे हैं, ये भविष्य के फाइटर बनेंगे। तो आप हमास के फाइटर को खत्म कर सकते हो, लेकिन वो आइडियोलॉजी को खत्म नहीं कर सकते। ये तो आइडियोलॉजी। हमास ने जब ऑपरेशन लॉन्च करा 7 अक्टूबर को, वो जानते थे कि मिलिटरीली वो इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है, इजराइल की आर्मी बहुत सुपीरियर है, तो उनको जीत की कोई उम्मीद नहीं। मेरा मानना है वो तो सिर्फ इजराइल को उकसाना चाहते थे कि वो ऐसा करें जो वो कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे जी। राज कात्यायन जी, आपकी इन बातों से 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण निकलकर सामने आए। पहला पॉइंट ये कि बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक मजबूरियां हैं, जिस वजह से अब वो हमास के खात्मे के लिए जुट गए हैं। दूसरा पॉइंट ये, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमास इस्लामिक मुल्कों का मोहरा बन गया है अब, इस वजह से इस तरह का सिनेरियो आज ये है। ईरान डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडिंग करता है, वेपन्स मुहैया करवाता है, लेकिन खुलकर सामने नहीं आता है। हालांकि समर्थन तो करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ईरान भी इस मैदान में आ जाएगा युद्ध के? ईरान मैदान में पहले ही है, खुलेआम नहीं है, लेकिन वो हमास की भी और हिजबुल्लाह की भी पूरी मदद कर रहा है जी। अगर इस बार वो खुलेआम अभी तक नहीं आए। हिजबुल्लाह ने थोड़ा कुछ हाफ हार्टेड अटैक लॉन्च किया था सीरिया में, तो हिम्मत नहीं, वो इजराइल का मुकाबला नहीं है, ना उनके पास हवाई जहाज है, ना इतनी मिलिट्री पावर है। लेकिन ईरान आएगा। अगर आप देखें तो आज के दिन दुनिया 2 में बट गई जी। जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो हमास के मदद में है, कुछ खुलेआम है, कुछ चुप है, लेकिन हमास ने किसी की आलोचना नहीं करी है। तो 7 अक्टूबर को उन्होंने एक बड़ा गंभीर आतंकी हमला किया था, उसकी निंदा इंडोनेशिया, मलेशिया, जो मॉडरेट देश में इजिप्ट या सऊदी अरेबिया, यूएई, उन्होंने भी उनकी निंदा खुलेआम नहीं की है। यही हम आज चाहते थे। वो समझते हैं क्योंकि पैलेस्टीन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक को रूल कर रही है वो कमजोर है, वो भ्रष्ट भी है, वो इजराइल की बात मान रहे हैं, इसीलिए अलग और जो इजराइल सेटलमेंट करता था वेस्ट बैंक को होती जा रही है, और हमास को मंजूर नहीं है। हमास तो पीएलओ का ही ब्रेक अवे मिलिटेंट फैक्शन था। तो इजराइल पीछे, पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है। अब खुलेआम कब सामने आ गए तो दुनिया बताएगी। रशिया ने भी चेतावनी दी है इजराइल को कि आप जो कर रहे हैं वो होना नहीं चाहिए, लैंड ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। उसमें तो बहुत कैजुअलिटीज होंगे दोनों तरफ की। हमास सिविलियन को ह्यूमन शील्ड बनाएंगे, जो 100 से ज्यादा इजराइल को पकड़ा हुआ है उनको ह्यूमन शील्ड, तो इजराइल के लिए एक बड़ी दुविधा होगी, क्या करें। लैंड ऑफेंसिव तो
क्योंकि पहल हमेशा जो बिल्डिंग में अगर हमारे छुपे हुए हैं वो फायर करने की पहल उनकी है, इसीलिए एडवांस टैंक वाले लीड करेंगे ताकि उनके फायर से असर ना हो। लेकिन राज काद्यान जी, जिस तरह का सिनेरियो है इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि टकराव और संघर्ष किसी के हित में नहीं है और ये जो आतंकवाद है ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन आतंकवाद के अगर मुद्दे पर इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरी दुनिया खेमेबाजी में या फिर दो गुटों में बढ़ती हुई क्यों नजर आ रही है? कुछ हमास का समर्थन कर रहे हैं, कुछ इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। रशिया जैसा देश वो हमास का इनडायरेक्टली तरीके से समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि जो हमला हुआ रॉकेट से इजराइल पर हमास के द्वारा, उसकी जरूर निंदा की है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड रशिया दिखाई दे रहा है। देखिए, जहां तक भारत का स्टैंड है, दुनिया में जितना आतंकवाद का शिकार भारत रहा है, मैं समझता हूँ और कोई देश नहीं रहा है। हम तो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते रहे, अभी भी उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने पहले दिन जो बयान किया था, हमास का नाम नहीं लिया था, जनरल टर्म में बोला था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे रिश्ते अरब कंट्री से भी बने रहे। तो आतंकवाद का तो भारत कभी सहारा नहीं है। कल भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी कहा है कि दुनिया को बात का सामना करना चाहिए, इससे किसी को कोई फायदा नहीं है, शांति होनी चाहिए। यूक्रेन वार में भी भारत ने यही बोला था कि बातचीत से समझौता करो, वायलेंस इसका कोई आंसर नहीं है। अभी भी हम वही बोलते हैं। हमारी अपनी हर देश की कूटनीति अपने हालात को देख के चलाई जाती है। हमारे हालात ये हैं कि हमारे इजराइल देश के संबंध है, हमारे अरब कंट्री से भी अच्छे संबंध है, लेकिन अगर वो दोनों खुलेआम बंट गए तो फिर भारत को शायद अपनी भाषा बदलनी पड़े। जी, तो आपको लग रहा है कि भारत अपनी जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है वो बदल सकता है आने वाले समय में? क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया, क्योंकि 50 से ज़्यादा मुल्क हैं इस्लामिक, उनसे भी संबंध अच्छे हैं, रिश्ते अच्छे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपना स्टैंड शुरुआती दौर में ही क्लियर कर दिया था कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल का समर्थन करते हैं, जो कत्लेआम हो रहा है उसकी भी निंदा भारत ने की। तो आपको लगता है कि डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी जो भारत की रही है, जो स्टैंड रहा है, वो कुछ समय बाद बदल सकता है या फिर कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है? डिप्लोमेसी पर स्ट्रेन आ रहा है, दबाव आ रहा है। बदलाव करेगा या नहीं करेगा वो तो हालात पर आधारित होगा। हालात ही बड़े फ्लूइड है, रोज बदलेंगे। अभी तो अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट भेजा है, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ईयू सब ने सपोर्ट की है इजराइल की। अब आगे हालात किस तरफ जाते हैं उसके ऊपर भारत अपना रिएक्शन दे सकता है। बदलाव आएगा या नहीं आएगा ये तो अंदाजे की बात है, लेकिन भारत चाहता है कि उसके रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं और अच्छे ही रहें। लेकिन जब दो आपस में लड़ रहे हैं तो न्यूट्रल बात हमने यूक्रेन के बारे में कही है, वो इजराइल के बारे में भी लागू हो सकती है नहीं। जब पहला बयान प्रधानमंत्री ने किया था तो कुछ अरब कंट्री ने उसकी निंदा भी की, तो भारत को उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे से हमारी कूटनीति क्या होगी? आतंकवाद के खिलाफ तो है, लेकिन इस लड़ाई को, हमास और इजराइल की लड़ाई को लेके हम किस रुख को इख्तियार करेंगे वो तो समय, अभी वो बड़े अटकलबाजी होगी, वो तो समय बताएगा। जी, लेकिन राज काद्यान जी, अमेरिका के स्टैंड को लेकर और उसका इजराइल को लेकर समर्थन, क्या आपको लगता है कि मजबूरी है? चूंकि हमें 1991 की वॉर याद आती है, खाड़ी देशों के बीच जो युद्ध हुआ था, साथ जो युद्ध हुआ था, तो अमेरिका की ये मजबूरी है इजराइल को समर्थन करना? इस कूटनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरीके से परिभाषित करेंगे? अमेरिका में जूस की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी रही है। अभी भी दो परसों जब ब्लिंकन जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तेल अवीव में आए तो उन्होंने सबसे पहले यही वाक्य बोला था कि मैं यहाँ सिर्फ अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर होने के नाते नहीं हूँ, मैं ज्यू होने के नाते भी यहाँ आया हूँ। तो उनकी तो प्रतिक्रिया यही रही है कि ज्यू की लॉबी स्ट्रॉन्ग है, वो इजराइल का पूरा समर्थन करते आए हैं। जब 14 मई 1948 को इजराइल की पैदाइश हुई, जब पहले प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने इजराइल के देश के जन्म का
अनाउंसमेंट की थी, तो उसी दिन कुछ घंटों में अमेरिका ने भी उसको पहचान कर ली थी। वो पहला देश था। तो अमेरिकन की पॉलिसी तो हमेशा उनकी लाठी मोटी है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो इराक पर भी हमले कर सकते हैं, अफगानिस्तान पर भी, वियतनाम पर भी, जहां वो करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी इंडिपेंडेंट नीति अभी तक भी फॉलो करते आए। अमेरिकन शायद ये भी चाहते थे कि हम रशिया को क्रिटिसाइज करें या रशिया से तेल लेना बंद करें, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में है। अभी तक हमारे देश के हित में यही है कि हम दोनों तरफ रिश्ते अपने दोस्ताना बनाए रखें। जी, एक और पॉइंट यहाँ पर यह है राजकाद्यान जी, चूंकि भारत पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश बड़े बड़े मंचों पर करता रहा है, लेकिन अब इसी आतंकवाद के मुद्दे पर सभी देशों की अलग अलग राय बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या मानकर चला जाए कि भारत जिस कवायद को लगातार करता रहा है, क्या वो नाकाम दिखाई दे रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सभी एकजुट हों? लेकिन ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा। रशिया की अलग राय नजर आती है, इस्लामिक मुल्कों की जो राय है वो अलग नजर आती है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली समर्थन भी कर रहे हैं। अभी तक जब भारत आतंकवाद की बात उठाता था यूनाइटेड नेशन वगैरह में, तो बाकी देश सिर्फ लिप सर्विस से समर्थन देते थे, क्योंकि इसका असर औरों पर नहीं पड़ रहा था। अमेरिका पर पड़ा था 9/11 में, लेकिन उनका रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उनके पास पावर थी, वो कर सकते थे। लेकिन अभी क्योंकि पूरी दुनिया को असर पड़ रहा है, मिडिल ईस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी, अरब के लिए तो है ही। तो अभी वो बात नहीं है जो भारत अकेले के ऊपर आतंकवाद हमले होते थे उस वक्त की। तो अभी दुनिया को कोई रुख इख्तियार करना पड़ेगा। अब वो ये वार मिडिल ईस्ट में और बड़ी फैलती है, कोई नहीं चाहता कि फैले, लेकिन आसार ऐसे ही हैं कि शायद अगर ये हमास के खिलाफ लैंड ऑपरेशन तो जल्दी में खत्म नहीं हो सकता। लेकिन नेतन्याहू ने भी पहले कहा था कि तो लंबी लड़ाई है, तो जब लड़ाई लंबी चलती है तो हर देश मजबूर हो जाता है किस तरफ अपनी आवाज उठाएं, किसको मदद दें। आज के दिन जो मॉडरेट अरब कंट्रीज है, जिसमें इजिप्ट है, जिसमें सऊदी अरेबिया है और जिसमें यूएई शामिल है, वो न्यूट्रल भाषा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने भी खुलेआम हमास की निंदा नहीं की है। उनकी अपनी मजबूरियां हर देश की, जैसे मैंने कहा, कूटनीति अपने हित को देखते हुए चलती है। अब आगे क्या होगा? क्या इस लड़ाई का प्रकोप बढ़ेगा? क्या ये पूरी मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी या इसको कंट्रोल किया जाएगा? हो सकता है हमास से बातचीत करके, जो कर भी रहे हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं, और शायद एक न्यूट्रल अरब फोर्स गाजा स्ट्रिप में आके कंट्रोल करे, जिसमें इजिप्ट, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई ये शामिल हो सकते हैं। लेकिन उसमें हमास कितने राजी होंगे या कितना उसको मानेंगे या वो आतंकवाद जारी रखेंगे, इसके बारे में इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है राजकाद्यान जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।